सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। आज हम जिसके लिए यहाँ रूबरू हो रहे हैं वो है हमारी साइकोलॉजी की प्रश्नोत्तरी। साइकोलॉजी की प्रश्नोत्तरी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने लगाई है। और ध्यान देना चाहती हूँ, इसकी जो खास बातें हैं वो मैं आपसे बताने वाला हूँ। 1-2 मिनट के अंदर हम हमारा पहले परिचय वगैरह दे देते हैं और फिर इसके आगे हम प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। साथियों ध्यान देना, मैं 1 अक्टूबर से रोजाना लाइव आऊँगा। 1 अक्टूबर आने वाला है, आप सबको पता है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि क्या हम कुछ कुछ हमारी आदत डाल सके पढ़ने के लिए, ठीक है ना। 10% में सोल्व करवाऊंगा। इन 10 प्रश्नों से क्या होगा कि आपकी आदत पड़ जाएगी और 1 अक्टूबर से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 30 कर देंगे साथियों, ठीक है ना। तो ये आपको पैटर्न आराम से समझ में आ चुका है। और साथियों ध्यान देना, मनोविज्ञान बहुत कठिन विषय होता है, ऐसा कहा जाता है रेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। लेकिन साथियों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कुछ दिनों के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और आप फिर बोल देना कि मनोविज्ञान कठिन विषय है। आपकी जुबान पर यह शब्द शोभा ही नहीं देगा। मैं मनोविज्ञान आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के लिए क्या है कि हम 1 अक्टूबर से लाइव आने वाले हैं। लाइव कितनी बजे आएंगे ये भी मैं बता दूं। देखो मैंने लिखा है रोजाना रात की मैं कितनी बजे लाइव आऊँगा, तो ये मैं समय बता देता हूँ। साथियों ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेके अभी से अलार्म लगा देना है। मैं रोजाना रात को 8:30 बजे, साथियों ध्यान देना, 8:30 बजे मैं आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। और इसमें क्या करेंगे हम 30%, ध्यान रखना, मनोविज्ञान के रोजाना 30 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो मनोविज्ञान के रोजाना 30 क्वेश्चन हम क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मनोविज्ञान जो विषय है यही हमें ध्यान देना चाहती हूँ, रीट में सिलेक्शन देती है वो, यही हमारा सिलेक्शन छीन लेती है। तो मेरे दोस्तों रीट की जंग वापस हमें जारी करनी होगी और वापस हमें तैयारी स्टार्ट करनी होगी। रीट की जो जंग है ये हमें लड़नी होगी और तैयारी हमें प्रारंभ करनी होगी। तो सभी इसी विचार के साथ तैयारी प्रारंभ करेंगे और 1 अक्टूबर को लाइव आके अधिक से अधिक संख्या में लाइव आके आप इस क्लास का आनंद लें। तो यहाँ तक तो ये क्लास की बात कर दी मैंने। अब मैं मेरा परिचय दे देता हूँ साथियों, ध्यान देना। मेरा नाम जो है जेसी धाकड़ के नाम से मैं जानता हूँ और मैं मनोविज्ञान का अध्यापक के रूप में भी इस राजस्थान में जाना चाहता हूँ। और ध्यान देना चाहती हूँ और क्या है, मैं ये हमारा धाकड़ साइंस क्लासेज ग्रुप है इसको लीड भी करता हूँ। ये मेरा शॉर्ट में परिचय हो गया है और मैं मनोविज्ञान इस पर पढ़ाता हूँ। और मनोविज्ञान कैसा पढ़ाता हूँ ये तो अभी आप वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैं लेके आता हूँ। सबको टाइम पता चल गया होगा। ये टाइम देने के लिए मैंने ये जो ऊपर की लाइन लिखी ना, केवल इसका मकसद ये है, इसका उद्देश्य यहाँ पे मैंने लिखने का यही है कि आपको पता चल जाए कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूँ। साधु ध्यान देना, रीट की भर्ती बार बार नहीं आती है, ये एक बार आई है। तो आप सीरियस होकर तैयारी करना और अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। साथियों आपने गाँव में ये कहावत बहुत सुनी होगी कि देखो जब प्यास लगती है ना तब कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोद के रखो, जब प्यास लगेगी तब पानी पी लेंगे। साथियों ये कहावत जो है ना ये बहुत मोटिवेट करती है अंदर से। जब हमें प्यास लगेगी तब आप कुआं खोदने बैठोगे ना, तो क्या पता उसमें पानी आए या नहीं आए, क्या पता हमारी प्यास बुझे या नहीं बुझे। लेकिन मेरे दोस्तों मैं समय समय पर आपको मोटिवेट करता रहूँगा और आप मनोविज्ञान की तैयारी अच्छे से करना मेरे साथ में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मनोविज्ञान के 30 में से 30 प्रश्न आप इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सोल्व करो और ये बैठ जाइए, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि सब जने 1 अक्टूबर को लाइव, जो भी लाइव आ सकते हैं 1 अक्टूबर को रात की 8:30 बजे जो भी लाइव आ सकते हैं अभी वो थम्सअप करे या यस लिखे, ठीक है ना, कमेंट में। जो भी मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरी बहनें, जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और वो रोजाना, ध्यान देना चाहते हो, रोजाना एक दिन लाइव आने से कुछ मतलब नहीं है। रोजाना आप 1 अक्टूबर से मैं लाइव क्लासें प्रारंभ कर दूंगा। 1 अक्टूबर से आप 8:30 बजे लाइव आ सकते हो। तो कमेंट में यस या थम्सअप करें, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लाइव आ सकते हो। मैं आपका नाम रिकॉर्ड कर लूँगा, नोट कर लूँगा कहीं पे, ठीक है साथियों। तो चलिए आप प्रश्न उत्तरी स्टार्ट करते हैं। मेरा परिचय मैंने दे दिया है, क्या क्या हमारा शेड्यूल है, क्या क्या हमारी रणनीति है, ये सब मैंने बता दिया है। और अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ध्यान रखना, मनोविज्ञान अब मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अब आपके मन में, जहन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा, सर आपने आपका परिचय तो दे दिया लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि आप मनोविज्ञान कैसे पढ़ाते हो। ये अभी आप इस वीडियो में देखना। तो साथियों पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपसे ये पूछना चाहता है, पहला प्रश्न ही आप देख पा रहे हो। और ये आपसे क्या पूछना चाहता है साथियों, ये पूछना चाहता है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। साथियों अभी मैं सिंपल प्रश्न ले रहा हूँ, रीट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं पूछे जाते हैं। हम धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे और बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आप मेरे को ये बताइए कि जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो आपने विज्ञान थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, साइंस आपने पढ़ी होगी, तो आप बता रहे होंगे गुरुजी कितनी होती है, 206 हड्डियां होती हैं। ये सबके ध्यान में प्रश्न आता होगा कि हाँ जो जन्म है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती है। लेकिन साधु ध्यान देना, अलग अलग अवस्था में हमारे शरीर में हड्डियाँ अलग अलग पाई जाती है। अब आप बोल रहे हो गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मैं बता दूं, 206 हड्डियाँ जो पाई जाती है ना साथियों, ये ध्यान रखना, ये पाई जाती है हमारी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी वयस्क अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है साथियों, ये पाई जाती है वयस्क अवस्था में पाई जाती है। अब आपको जहन में ये प्रश्न तो क्लियर हो ही गया होगा कि हाँ सर जो आप बता रहे हो ना वयस्क अवस्था में या युवा अवस्था, वयस्क अवस्था का दूसरा नाम है युवा अवस्था। जो युवा अवस्था में हमारे हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206।
अब ये कब की पूछ रहा है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती है। जन्म के समय का मतलब ये हुआ जब शिशु जन्म लेता है, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, तब उसके शरीर में मतलब कितनी हड्डियाँ होती है, ये आपसे पूछना चाहता है। अब कोई सोच रहा होगा गुरुजी यार इसका आंसर तो हम नहीं दे पा रहे, तो बिल्कुल साथियों ध्यान देना, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ये जो होती हैं साथियों ध्यान देना, ये जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 270 जो हड्डियाँ होती हैं ना साथियों ध्यान देना, 270, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट चला जाएगा। 270 हड्डियाँ जो होती है ना, ये क्या होती है हमारे शिशु, इसको हम बोलते सकते हैं कौन सी अवस्था, शेषवावस्था। इसको हम शेषवावस्था बोलते हैं मनोविज्ञान में। शेषवावस्था में 270 हड्डियाँ होती है। वयस्कावस्था में कितनी होती है, तो वयस्कावस्था में 206 होती है। अब एक एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, बहुत सी बार पूछा गया और ये भी पूछा जाता है। ध्यान देना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। साथियों ध्यान देना, मनुष्य के पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो है ना, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य के पूरे जीवन काल में, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच बीच में, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब आपके जहन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा गुरुजी कितनी होती है, तो ध्यान देना साथियों लगभग ये 350 के बराबर होती हैं। और आप सोच रहे होंगे अरे वाह गुरुजी ऐसा भी हो सकता है क्या, 270 से ये 350 तक कैसे हो सकती है। ध्यान देना साथियों, जब हम शेषवावस्था में होते हैं तब हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये हड्डियों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है साथियों, ध्यान देना, लगभग का मतलब 340, 345, 350 तक हो जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या होता है साथियों, ध्यान रखना, बाल्यावस्था में अस्थीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये अस्थीकरण की प्रक्रिया से क्या होती है, हमारी हड्डियों की संख्या घटकर क्या हो जाती है, 206 हो जाती है। तभी तो ध्यान रखना, हम बाल्यावस्था में बहुत छोटे छोटे से रहते हैं और जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो एकदम लंबे से हो जाते हैं और हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बहुत बलवान हो जाते हैं, मतलब कंधे चौड़े हो जाते हैं और हम बहुत लंबे दिखने लगते हैं। इसी का तो कारण है ये। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न की व्याख्या बहुत अच्छी लगी होगी। मैं दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूं। मैं इसी तरह व्याख्या सहित आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मनोविज्ञान को सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मनोविज्ञान में आपको पूरा आनंद आएगा, पूरी उम्मीद है ऐसी कि आपको बहुत आनंद आएगा और मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको मनोविज्ञान सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला प्रश्न जो आता है, दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न ये रीट में पूछा जा चुका है साथियों। ऐसा प्रश्न कई बार ये प्रश्न सीटेट में तक पूछा जा चुका है, तो आप इसका समझ पा रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या है प्रश्न की, ठीक है। तो यह प्रश्न ये पूछा गया है कि बालक अपनी माँ को पहचाना प्रारंभ कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी माँ को तो वो जब होता है पैदा होता है तभी पहचानने लग जाता होगा, तो हमने उसका उत्तर दिया नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो है ना, ध्यान देना, जब पैदा हो जाता है बालक तो कुछ समय तक वो अपनी माँ को नहीं पहचानता है, अपनी माँ और दूसरी स्त्री में वो भेद नहीं कर सकता साथियों। ध्यान रखना, मान लो एक बालक की ये मम्मी ये है, ठीक है, तो उसी के समान आप दूसरी स्त्री को यहाँ पे लेके आ जाओगे ना, भले वो थोड़ी अष्टपुष्ट दिखती हो, थोड़ी मोटी हो, भले देखो मैंने अलग अलग बनाए हैं इनके, ठीक है, तो वो अपनी माँ को और इन स्त्री में भेद नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना साथियों, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न ये है कि बालक अपनी माँ को पहचाना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ का मतलब होता है साथियों जब हम सबसे पहले कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब एक शिशु जो है, छोटा सा शिशु है, देखो ये अपनी माँ को कब पहचानेगा ये, तो साथियों ध्यान देना, ये माँ को पहचानने लग जाता है 3 माह की आयु में। क्या करता है, 3 माह का जब बालक होता है ना, तब ये अपनी माँ को पहचानने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्म से लेकर, यानी कि जन्म से लेकर 2 माह तक तो अपनी माँ को नहीं पहचानता है। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि वो अपनी माँ को क्या करता है, नहीं पहचानता है मेरे दोस्तों। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको गांठ बांध लेना सभी जने कि एक बालक जो है अपनी माँ को कब पहचानता है, तो एक बालक जो होता है वो अपनी माँ को 3 माह की आयु में क्या करता है, पहचानने लग जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब मैं अगली चीज़ जो लेकर चलता हूँ साथियों, अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो साथियों सभी जने लाइव जरूर आइए, मैं रात की 8:30 बजे 1 तारीख से लाइव आऊँगा, संडे की भी छुट्टी नहीं रखूँगा साथियों मैं आपके लिए। मैं बता दूं आपको साथियों, रीट की जंग जारी है, जब तक हम तैयारी करेंगे तो रीट हमारी है, ठीक है ना साथियों। तो रीट हमारी होनी चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो साथियों आप सबको बेरोजगारी तो पता चल ही रहा होगा कि बेरोजगारों का जीवन कैसा होता है, कितना हमें संघर्ष करना पड़ता है, ये आप भली भांति जानते हो इस चीज़ को। साथियों ध्यान देना, ये 5-6 महीने बचे हैं, फरवरी में बता दूं आपको आपका रीट का एग्जाम जो है ना, फरवरी में आपका रीट का एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता साथियों। फरवरी 2021 में आपका रीट का एग्ज़ाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने बता दिया ना कि आपको क्या है कि कुआं अभी खोदना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको कुआं अभी खोदना पड़ेगा तभी जाके आपको जब प्यास लगेगी तो आपकी प्यास बुझ पाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस चीज़ को आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो अब जो अगला प्रश्न मैंने स्क्रीन पर पेश कर दिया, ये पूछा जाता है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। साथियों ऐसा प्रश्न भी मनोविज्ञान में कई बार पूछा गया है, ये मनोविज्ञान का ही प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि साहब ये कौन सा प्रश्न है, तो ध्यान रखना, मैंने पहला वीडियो है तो हमने पहली यूनिट से प्रारंभ किया है। पहली यूनिट का जो हमारा बाल विकास वगैरह है, इसी से हमने क्या किया है, प्रश्न प्रारंभ किए हैं। तो ध्यान देना चाहती हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन देता है मुझे देखे,
सब जने मेरे दोस्त जो 8:30 बजे लाइव आ सकते हैं वो कमेंट मुझे जरूर करेंगे, ठीक है। जो भी लाइव आ सकते हैं 8:30 बजे वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और हम रीट की तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो हम लाइव जरूर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर कौन देगा मुझे? तो साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक के जन्म के समय उसका मस्तिष्क का भार जो होता है ना, वो होता है हमारा कितना, 350 ग्राम होता है। ध्यान देना साथियों, ये बालक की बात कर रहा है, अगर यहीं बालिका की बात करें तो 50 ग्राम कम कर दो आप, यानी उनको बालिका का कितना होता है, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो बालक और बालिका में आपको अंतर समझना है और उसी के आधार पर आपको क्या देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ तक सबको चीज़ समझ में आ चुकी क्या ये? बिल्कुल चीज़ सबको समझ में आ चुकी होगी। हाँ, अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों, मैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूँ साथियों। आप सब जने लाइव जरूर आ जाना अगर आप मनोविज्ञान में सिलेक्शन चाहते, मतलब मनोविज्ञान से सिलेक्शन चाहते हो। ध्यान देना, रीट में मनोविज्ञान से ही सिलेक्शन होता है और मनोविज्ञान से ही सिलेक्शन बिगड़ता है। प्रश्न नंबर ये पूछना चाहता है 4 की सीखने का आदर्श काल माना जाता है। साथियों सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है ये आपको बताना है, बताओ आप करेक्ट आंसर बताओ इसका। बहुत सारे मित्र गलत कर देंगे, आप सोचेंगे सर यार सीखना जो है ना, मतलब बाल्यावस्था को सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो सर ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है। अब आप किसी के ध्यान में प्रश्न उठ रहा होगा सर किशोरावस्था जो होती है ना, जीवन की स्वर्णिम अवस्था कहलाती है, तो इससे क्या कहते हैं हम, इसे भी कह सकते हैं हम। तो इसका आंसर आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या क्या हो सकता है साथियों, ध्यान देना, इसका आंसर जो है ना आप सबके ध्यान में उठ रहा होगा, 6वां अवस्था भी हो सकता है, सब आंसर हो सकते हैं इसके। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान देना, सीखने का जो आदर्श काल है ना, सीखने का आदर्श काल हम 6वां अवस्था को कहते हैं। अब आपके ध्यान में प्रश्न ये उठ रहा होगा गुरुजी हमें जरा सा ये तो बताओ कि क्यों कहते हैं इसको। बिल्कुल हम ये भी बताते हैं आपको। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आप समझना, 6वां अवस्था में जो होती है ना, इसमें हम बहुत सारे काम सीखते हैं, हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, हम खेलना सीखते हैं, हम किसी हमारे समाज में अंतःक्रिया सीखते हैं, हम हमारे वातावरण के साथ संतुलित होते हैं। तो 6वां अवस्था में इतने सारे काम जो है ना, अद्भुत काम जो मतलब हम इन अवस्थाओं में नहीं करते हैं, वो काम इन 6वां अवस्था में करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल किसे मानते हैं हम। अगर कोई बालक, साथियों ध्यान देना, ये मनोविज्ञान बहुत अच्छी से ये बात बताता है कि अगर कोई बालक मान लो अगर वो बाल्यावस्था तक उसने कुछ मतलब नई चीज़ें नहीं सीखी, मतलब नई चीज़ों का मतलब ये हुआ कि उसने चलना नहीं सीखा, उसको आवश्यकता ही नहीं है, मतलब माता पिता नहीं बोलते हैं कि सारे काम माता पिता करते थे, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार भी माता पिता ही करते, सब कुछ करते, तो वो बालक मंद बुद्धि होता है आगे जाके। क्यों होता है? क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है साथियों। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आवश्यकता जो है ना, ये क्या, आविष्कार की जननी है। इसलिए क्या हो जाएगा, 6वां अवस्था इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन इसका आंसर देता है? देखिए सबसे पहले ध्यान देना चाहती हूँ, ये 5वां प्रश्न है, ये आपसे पूछना चाहता है कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान देना। ये कार्ल सी गैरिसन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक विधि दी थी और उस विधि का नाम रखा था, इन्होंने क्या रखा था, लंबात्मक विधि रखा था, ठीक है। तो ये लंबात्मक विधि आ चुका है, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। ये प्रश्न गांठ बांध लेनी है ऐसे की ऐसे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह आपसे पूछना चाहता है कि क्या, कि ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है सीखना है क्या है एक जटिल। साथियों ध्यान देना, सीखना है यहाँ तक तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना आगे, मतलब ये लाइन नहीं होती, तो सीखना सामाजिक प्रक्रिया भी है, शारीरिक प्रक्रिया भी है, मानसिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया, लेकिन सीखना एक जटिल, जटिल शब्द जब भी आ जाता है ना, तो आपको क्या लगाना है मेरे दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया लगाना है। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना चाहते हो क्यों है, क्योंकि देखो मेरे को एक बात बताओ, आप जब आप कोई भी देखो शारीरिक क्रिया करते हो तो आप वो कार्य बहुत जल्दी सीख जाते हो, लेकिन जब आप मानसिक क्रिया करते हो, जैसे मानसिक क्रिया का मतलब हुआ जब आप किताब पढ़ते हो और किताब के माध्यम से पढ़कर आप सीखने का प्रयास करते हो ना, तो वो एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। भले मैं आपको रोटी सब्जी बनाना सिखाना हो ना, तो मैं बहुत जल्दी, महिलाएं सीख सकती हैं, मेरी बहनें बहुत जल्दी सीख जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब भी वही मनोविज्ञान की बात आती है, जब मनोविज्ञान सीखने की बारी आती है, तो मेरी बहनें, मेरे भाई सब थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मानसिक प्रक्रिया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये रीट का फेवरेट प्रश्न है और इससे आपकी मुलाकात रीट में हो सकती है, ठीक है। भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांठ बांध लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो कब हुई थी आप मेरे को बताइए जरा कब हुई थी साथियों। तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी, भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1930 में हुई थी। सबको याद रखना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साथियों। अगले में व्याख्या सहित आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी सोल्व करवाऊंगा साथियों, इस बात को आप आराम से समझ जाना। अगला प्रश्न आ रहा है कि विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है कब होता है साथियों। तो इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो क्या, वास्तविकता है, वास्तविकता बनाता हूँ साथियों। ध्यान देना, श्रीमती हमारी जो विक्टोरिया हरलोक थी ना, ये हरलोक से पहले साथियों ध्यान देना, हरलोक से पहले लोग क्या कहते थे, वो लोग ये कहते थे कि जो विकास जो होता था ना, ये हमारे जन्म के बाद प्रारंभ होता है। सब लोग, सब मनोवैज्ञानिक ये चीज़ मानते थे कि विकास जो होता है ना,
ये हमारे जन्म के बाद प्रारंभ होता है। लेकिन ये श्रीमती विक्टोरिया हार्लोक ने सबसे पहले ये बात बताई कि विकास जो होता है ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, गर्भावस्था जाएगा। और इन्हीं श्रीमती विक्टोरिया हार्लोक ने हमारे भारतीय परिवेश से हमारे बहुत सारे सुखदेव मुनि के उदाहरण लिए थे। इन्होंने हरिण्य कश्यप हैं उनका उदाहरण लिया था, इन्होंने उदाहरण लिए थे। ठीक है साथियों, तो अगली प्रश्न की ओर मैं चलना चाहता हूँ साथियों, ध्यान देना। भक्त प्रहलाद का उदाहरण लिया था इन्होंने भारतीय परिवेश से। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? आप सोच रहे होंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, बालक और बालिकाओं की लंबाई लगातार समान चलती है। और आप ये सोच के क्या लगा दो, चौथा ऑप्शन लगा के आ जाओगे। लेकिन मेरे साथियों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखो ये बालक बनाया है मैंने, ये बालक बना दिया है और ये मैंने बालिका बना दी है। ये बालक है, ये बालिका है। ध्यान देना चाहती हूँ, जब आपने देखा होगा कि शैशवावस्था में दोनों लगभग बराबर लंबाई में बढ़ते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था जो आती है ना, बाल्यावस्था में जो मतलब बहनें होती हैं या हमारी जो ये कह सकते हैं बालिका जो होती है ना, बालिका होती है साथ में क्या करती है, अचानक लंबाई मतलब बहुत तेज़ी से क्या होती है, लंबी हो जाती है। तभी तो ध्यान रखना, तभी तो लड़कियों में किशोरावस्था होती है जल्दी प्रारंभ होती है लड़कों के सापेक्ष। साथ में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था। जो लास्ट का प्रश्न है, आज मैं सभी को जोड़ने के लिए मैं 10 प्रश्न लेके आया। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब मेरे से जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो साथियों ध्यान रखना, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसके कारण रोता है? बहुत से मेरे दोस्त सोचेंगे सर वो पहले गर्भावस्था में होता है फिर बाहर आता है तो उसको डर लगता है इसलिए शिशु रोता होगा। नहीं, इसका भी उत्तर नहीं होगा। पीड़ा के कारण सर उसको पीड़ा होती है इसके कारण, नहीं साहब ये भी नहीं है। अरे उसको भूख लगती होगी इसलिए रोता, नहीं। ध्यान देना साथियों, क्यों रोता है? वातावरण में परिवर्तन के कारण। वो जब माँ के गर्भ में रहता है तब उसका वातावरण अलग रहता है, और जब वो बाहर आ जाता है, जब वो मतलब जन्म लेता है तब का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। तो वातावरण परिवर्तन के कारण क्या होता है साथियों, एक शिशु रोता है। तो ये 10% थे मेरे दोस्तों। 10% आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं मेरे दोस्तों तो आप क्या करो, रोजाना 1 अक्टूबर से रात की 8:30 बजे लाइव आ जाना। आपके गुरुजी आपको 8:30 बजे रात की 8:30 बजे लाइव मिलेंगे और मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों के साथ में आपसे लाइव रूबरू होंगे। और ये क्लास लगातार चलने वाली है, अभी किसी प्रकार का कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आपको कुआं मतलब तब खोदोगे क्या, जब प्यास लगेगी? नहीं, कुआं पहले से खोद के तैयार रखना है, जब प्यास लगेगी तब आराम से पानी पी लेंगे। तो साथियों रीट की तैयारी को आप आज से प्रारंभ कर दीजिए। और मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आपने पूरा सिलेबस आपके हो चुका होगा, पूरी उम्मीद है मेरे को। तो मनोविज्ञान के आप प्रश्नोत्तरी दाकर साइंस क्लास के साथ जुड़ चुके हो तो आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं ले। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के लिए आप रोजाना 8:30 बजे लाइव आ जाइए। मैं और टाइम परिवर्तन नहीं करने वाला हूँ, मैं बस 8:30 बजे मैं लाइव रहूँगा। 30% में सोल्व कराऊंगा। लगभग ये मतलब मान के चलो 40-45 मिनट के अंदर हम कर देंगे। तो साथियों आप सब अपने काम पहले समय से पहले कर ले। 8:30 बजे आप 2 मिनट पहले आके लाइव बैठे रहिए। और कौन कौन इस समय पे लाइव आ सकता है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इसी विचार के साथ आज की क्लास को यहीं रखते हैं और मैं आप सबको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप भी मेरे बहने मेरे भाई चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी विचार के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 1 अक्टूबर को सब जने लाइव जरूर आ जाना रात की 8:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों।